नमस्कार साथियों, ट्रिक वाले इस डिजिटल मंच पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं अपन अपना पार्ट चल रहा था लोकोक्तियां, और लोकोक्तियों के अगला जो पार्ट है हमारा वो है दोस्तों आपके सामने 79 से अपन को स्टार्ट करना था। और अपन स्टार्ट कर रहे, देखिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये बड़ा ही शानदार पॉइंट है दोस्तों कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जिसका अर्थ होता है दोस्तों किसी के गुणों की पहचान देखने से ही होती है। ध्यान रखिए, जहां आपके उस गुणों की पहचान नहीं की जा रही है, वहां अगर आप अपने गुणों के बारे में बताते हो तो वहां कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, जहां आपके गुणों की पहचान नहीं की जाती है वहां गुण को प्रदर्शित करने से कोई लाभ या कोई हित नहीं होता है। तभी ये कहा गया है जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात बताऊं, देखिए कि पहले समय के अंतर्गत अपन देखते हैं कि हमारी सेना युद्धाभ्यास करती थी। तो युद्धाभ्यास करती थी तो उसका शो किया जाता था कि फलानी जगह दोनों सेनाओं ने मिलकर आपस में युद्धाभ्यास किया। अगर दोस्तों वही युद्ध वो अकेले में करें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपके अंदर क्वालिटी है, आप एक अच्छे ज्ञाता है, लेकिन जब आप वही ज्ञान किसी मूर्ख को दे रहे हो तो मूर्खों को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मूर्ख आपके ज्ञान की वैल्यू कभी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोगों को समझाने से कोई मतलब नहीं है जो समझने में क्या है, निपुण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आगे बढ़ता हूं दोस्तों अगली कड़ी की ओर। अगली कड़ी आती है हमारे कि जल में रहकर मगर से बैर। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये कि जल में रहकर मगर से बेर। तो जब अपन जल में रहकर मगर से बेर की बात करते हैं, जिसका तात्पर्य होता है दोस्तों कि आश्रयदाता से दुश्मनी की जब बात होती है तो क्या कहा, आश्रयदाता से दुश्मनी की बात। तो ऐसी स्थिति में देखिए दोस्तों पॉइंट शुरू होता है हमारा कि आश्रयदाता से जो दुश्मनी है दोस्तों वो अच्छी नहीं है, क्योंकि जल में रहकर मगर से वैर नहीं किया जाता है। जैसे दोस्तों अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका जो मेन जो एसईओ उसके साथ अगर अपन 420 करने का प्रयास करेंगे या उससे बढ़ा के नहीं चलेंगे या उसके बारे में हम गलत सलत बात करेंगे, तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि भाई तू जल में रहकर मगर से बैर मोल ले रहा है, अर्थात जिस आश्रयदाता के यहाँ तू है उसी से तू दुश्मनी का कार्य कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे एक आधा एग्जाम्पल मैं आपके सामने और प्रस्तुत कर देता हूं। जैसे कि मनीष अपने ऑफिस में रहकर अपने ऑफिस के कलीगों के साथ ही दुश्मनी रखने का काम कर रहा है। ये तो वही बात हो गई कि जल में रहकर मगर से बैर। तो आगे बढ़ता है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है, ये देखो ये तो क्या, आश्रयदाता से दुश्मनी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, जाके पैर ना फटे बिवाई वह क्या जाने पीर पराई। ये बहुत ही शानदार कहूंगा, बहुत ही उम्दा कहूंगा दोस्तों कि जाके पैर ना फटे बिवाई वह क्या जाने पीर पराई। स्वयं दुख भोगे बिना दूसरों के दुख का आभास नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह सीधी सी बात है दोस्तों, जब अपने खुद के अंदर वो बात बीती है कि हमने उस परेशानी को झेला है तो ही हमें पता चलता है कि परेशानी क्या होती है। ध्यान रखना, जब हम दूसरों के साथ, जब उस दूसरे व्यक्ति के साथ ये चीज घटित होती है जो हमारे साथ पहले घटित हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में हम उसकी पीड़ा को अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है
क्योंकि हम उस पीड़ा से जूझ चुके हैं। हमें पता है कि वो दर्द क्या होता है, वो पीड़ा क्या होती है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में जब यही घटना जब दूसरों के साथ होती है, तब हम क्या कहते हैं, जाके पैर ना फटे विवाही, वह क्या जाने पीर पराई। अर्थात स्वयं दुख भोगे बिना दूसरों के दुख का आभास नहीं कर सकता। तो देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट मैं लेता हूं। वो अगला पॉइंट है, देखिए आप, जिन खोजा पॉइंट है दोस्तों कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। गहरे पानी पैठ, ये ध्यान रखना। यानी कि प्रयत्न करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है। क्योंकि दोस्तों इसके बारे में हम पहले भी एक दो बार बात कर चुके हैं कि दोस्तों मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने एक दोहा कहा था कि करत करत अभ्यास, जलमत होत सुधार, रस्सी आवत जावत है, सूल पर होत निशान। क्योंकि दोस्तों रस्सी नरम होती है। रस्सी क्या होती है? नरम होती है, सूत की बनी होती है। लेकिन फिर भी देखिए आप कि अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंतर्गत कि वो पत्थर जो कि कठोर होता है, उस पत्थर पर बार बार वो रस्सी आती है जाती है, आती है जाती है, और दोस्तों बार बार आने जाने के कारण उस पत्थर पर लकीर यानी कि उसका निशान बन जाता है। तब कहते हैं कि बार बार क्या करत करत अभ्यास, जड़मत होत सुधार, रस्सी आवत जावत है, सूल पर होत निशान। तो देखिए दोस्तों कि जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा यानी कि जिस चीज के लिए अपन प्रयास कर रहे हैं पाने के लिए, तिन पाई उसे पाते हैं गहरे पानी पे, उसके लिए उसको गहरे पानी के अंदर जाना पड़ता था। उससे उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए नीचे तह तक जाना पड़ता है, जिसका शाब्दिक अर्थ आपका यही होता है कि प्रयत्न करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप अपने फ्यूचर को बढ़ाने के लिए ध्यान रखना, आप अपनी ईमानदारी से मेहनत कीजिए तो सही। मेहनत करोगे दोस्तों तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। अगला देखिए दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या कहा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ध्यान रखें, शक्तिशाली की सदैव विजय होती है। क्योंकि ध्यान रखिए, कहते हैं ना कि जिसके पास पराक्रम है, ताकत है, तो वो अपने ताकत के बल पर उस चीज को प्राप्त कर ही लेता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं तो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ऐसी स्थिति में अपन देख सकते हैं कि शक्तिशाली की सदैव क्या होती है दोस्तों? विजयी होती है। देखिए मोहन ने अपने ताकत के बल पर अपने दुश्मन को मात दी है। क्या दिए? दुश्मन को मात दी है। अगर मैं कहूं कि मोहन पहलवान है और उसने अपने पहलवानी के बल पर उस चीज को प्राप्त किया, ये तो वही बात हुई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। क्या कहा? जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। और जब अपन सांपनाथ और नागनाथ की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिए इसके अंतर्गत कि दुष्टता में दोनों का सम्मान होना। ये सम्मान होना, इसमें आपके दो म ठोक दिया है, हालांकि इसमें केवल सम्मान होना ही आएगा, ये ध्यान रखना। ये उत्तर क्या होगा कि दोनों का समान होना। समान यानी कि इक्वल, यही होगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। देखो दोस्तों, सांप और नाग दोनों ही विषधारी है और दोनों का विशेषता क्या है? समान है। क्योंकि ध्यान रखें दोस्तों कि कहते हैं कि जो चोर होता है उसे चोर ही अच्छे लगते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें अच्छे लोग ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि उनके जो गुण है, जो विशेषता है, ये दोनों को क्या करते हैं? दर्शाने का कार्य करती है। तो दोस्तों
ये था अपन का ये पॉइंट जो हमने किया है, जैसा सांपनाथ वैसा नागनाथ। तो दोस्तों अगले पड़ाव की ओर अपन चल रहे हैं, और अगला जो पड़ाव है हमारा वो इस प्रकार से है कि अगली स्लाइड आपके सामने आ रही है दोस्तों, ध्यान पूर्वक इसे देखें, क्योंकि देखिए लोकोक्तियां हैं, लोक धन उक्ति। तो लोकोक्ति के अंतर्गत आपको इस चीज का बोध होना चाहिए कि ये किसी न किसी कथन के लिए है। अगला देखिए दोस्तों, आपके सामने आ चुके स्लाइड, ध्यान पूर्वक, झूठ के पांव कहां, ध्यान रखना, झूठ के पांव कहां। इसका तात्पर्य होता है कि झूठ अधिक दिन नहीं चल सकती, झूठ अधिक दिन नहीं चल सकती है, ध्यान रखना, क्योंकि झूठ आपका कहीं ना कहीं पकड़ा जरूर जाएगा। क्या कहा मैंने? झूठ आपका कहीं ना कहीं पकड़ा जरूर जाएगा दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि झूठ के पांव का, यानी कि आपको दोस्तों एक सत्य को छुपाने के लिए आपने जो झूठ बोला है, और उस झूठ को छिपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। और दोस्तों झूठ चाहे कितना ही बोलो आप, कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा। उस समय देखो क्या स्थिति होगी, तब कहता है कि झूठ के पांव कहां, क्योंकि झूठ अधिक दिन तक नहीं चल सकती। अगला देखिए, अगला आता है दोस्तों कि टके की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचान ली। बहुत ही मैं कहूंगा खतरनाक पॉइंट है ये, खतरनाक पॉइंट है ये, देख लो क्यों है खतरनाक। देखो, टके की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचान ली। हांडी का कोई मोल नहीं है, टके की हांडी, लेकिन इससे पता चल जाता है कि सामने वाले की औकात क्या है। कम से कम टके में ही उसके व्यवहार का पता चल गया। थोड़े से नुकसान पर, क्या कहा? थोड़े से नुकसान पर जब वास्तविकता का बोध होना। देखिए दोस्तों, हमारा जो बहुत ही अच्छा मिलने वाला, जो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, हमने भी सोचा है चलो कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया बंदा है, लेकिन कभी पैसों का लेन देन का हमें बोध नहीं था। एक दिन उसने कह दिया वैसे कि यार थोड़े पैसों की आवश्यकता है आपको, हो सके तो दे दो। तो हमने कहा चल भाई ठीक है, या कितने चाहिए? बस 500 रुपए। मैंने कहा ठीक है, ये 500 रुपए पकड़ो, तो क्या है तो दे देना। अब देखो दोस्तों, उस बात को सप्ताह हो गया, 10 दिन हो गया, महीना हो गया, फोन उठाना, फोन भी नहीं उठा रहा। अरे ये तो भला हो कि मैंने 500 में ही उसको पहचान लिया। अगर 500 की जगह 50,000 दे देता तो भाई 50,000 डूबत खाते में ही होते। तो ये 500 रुपए में उसके व्यवहार का बोध हो गया। तब कहते हैं कि टके की हांडी से ही, क्या कहा? टके की हांडी से ही, टके की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी। अगला देखो, ठोकर लगी पहाड़ की, तोड़े घर की सील। बहुत शानदार है। क्या कहा? ठोकर लगी पहाड़ की, तोड़े घर की सील, अर्थात बाहर बड़ों से अपमानित होने पर छोटों पर क्रोध प्रकट करना। ये कई बार देखा है कि अपने से जो अग्रज है, बड़े हैं, उनको किसी बात पर, जो उनसे भी बड़े वाले हैं, उनको 2 बात सुना देते हैं, 4 बात सुना देते हैं, कभी कभी तो हाथ भी उठ जाता है दोस्तों। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति, वो इस बंधु, प्राणी बहुत क्या होता है, अपमानित होता है। और उस अपमान के चलते वो क्या करता है, अपने से छोटों के ऊपर उस क्रोध को डालने का प्रयास करता है। तेरे कारण हुआ है, अरे यार तेरे कारण क्या हुआ? तब कहता है कि जब पर्वत की ठोकर लगती है तो वो अपने घर की ही सील को तोड़ने का प्रयास करता है। अगला देखो दोस्तों, अगला बहुत ही प्यारा पॉइंट है हमारा, ये है देखिए, डूबते को तिनके का सहारा। महत्वपूर्ण संकट में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है, ध्यान रखना। देखो मुहावरे में भी कई बार आ जाता है, लेकिन उसमें ना प्रत्यय का प्रयोग देखने को मिल जाएगा। अब देखो, डूबते को तिनके का सहारा, तो इसमें क्या होता है कि जिस समय देखिए महत्वपूर्ण संकट में थोड़ी सहायता भी क्या होती है, थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। देखिए दोस्तों, जब चारों ओर से मायूसी लगी थी, जहां
कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, बार बार प्रयास करने के उपरांत भी बेरोजगारी का ही सामना करना पड़ रहा था। तब ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर कोई पियोन की भी नौकरी दे दे तो उसके परिवार को रन करने के लिए उसके लिए साक्षात भगवान मिला है, उसको ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, क्योंकि कम से कम अब वो अपने परिवार का पालन पोषण तो अच्छे से कर पाएगा। भाई नहीं के बराबर भूखे मरने के बजाय अगर एक समय का भी भोजन अगर उसे मिल रहा है तो भी वो बहुत होता है। तब कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि ढाक के 3 पात। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत आ चुका है दोस्तों, बहुत बार ये पूछा गया है कि ढाक के 3 पात होने का मतलब क्या है। इसका अर्थ होता है सदैव एक सी स्थिति रहना। दोस्तों एक बात है कि मनुष्य सुख दुख पैसा गरीबी सब कुछ दौर से गुजरता है, लेकिन ध्यान रखना कि जब कोई व्यक्ति अपनी दुख से सुख की ओर अग्रसित होता है तो उसे सुख की वैल्यू होती है। उसे पता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। दोस्तों ध्यान रखना, ये भी अपन ने लोकोक्ति पढ़ी थी, क्योंकि समय एक सा नहीं होता है, परिवर्तित जरूर होता है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा ध्यान, जिसने दुख सुख गरीबी अमीरी सब चीजों से उसने संघर्ष किया है, जूझा है, तो उसके लिए वो होता है ढाक के 3 पात। क्योंकि ऐसा व्यक्ति सदैव एक सी स्थिति में रहेगा, ना वो दुख में अधिक दुखी होगा ना वो सुख में अधिक सुखी होगा। क्योंकि दुख में उसे पता है कि आज 4 दिन का दुख है, आने वाला जो समय है वो उसकी सुख का बोध कराएगा। सुख में उसे पता है कि 4 दिन की चांदनी है, वापस उसका सामना होगा। इसलिए चाहे व्यक्ति अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, चाहे निम्न हो चाहे उच्च हो, उस व्यक्ति को सदैव एक सा स्थिति में होना चाहिए। जब वो सदैव एक सी स्थिति में रहता है तभी उसके लिए आता है ढाक के 3 पात। नेक्स्ट चलता है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है तबेले की बला बंदर के सिर। बड़ा शानदार पॉइंट है ये, ध्यान रखना। क्या कहा? तबेले की बला बंदर के सिर, अर्थात किसी दोषी की सजा किसी निर्दोष को। तो नेचुरल बात है भैया, करे कोई भुगतान करे कोई, और तबेले की बला बंदर के सिर। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें उस व्यक्ति का कोई रोल ही नहीं होता है। सपोज अपन कर देते हैं कि घर के अंदर कोई वस्तु थी, उसके हाथ से टूट गए, अब चुपचाप वो तो वहां से खिसक गया, दूसरा आ गया, और उस समय आपके पेरेंट्स भी गए, तूने ये तोड़ा है, शर्म नहीं आती तुझे? अरे पापा जी मैंने इसको छुआ तक नहीं, कैसे तोड़ूंगा? नहीं तू देख तेरे सामने ये चीज हो रही, क्या था तूने? तब कहते हैं तबेले की बला बंदर के सिर, अर्थात किसी दोषी को सजा किसी निर्दोष को दी जाती है, तो होता है आपके। चलिए दोस्तों, इसको फटाफट एक बार आप अच्छे से दृष्टिपात कीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। चलते हैं दोस्तों अगले पार्ट की ओर। अपन ये लीजिए, अगला पार्ट आपका आ चुका है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 3 लोक से मथुरा न्यारी, 3 लोक से मथुरा न्यारी। देखिए इसमें होता है सबसे भिन्न विचार होना। घर के अंदर किसी वस्तु को लाने की वार्तालाप चल रही थी और पूछा कि घर के सदस्यों से इसके प्रति कुछ राय ले ली जाए। एक ने कहा नहीं बढ़िया है, एक कह रहा है ठीक है ले लो कोई समस्या नहीं है, एक कह रहा है कि जैसा आप सभी को उचित लगे वैसा लो, लेकिन एक क्या मतलब है, कोई आवश्यकता नहीं लेने की। यानी कि
परिवार में जब 3 जनों का मत एक है, एक जने का मत भिन्न होता है, तो हम कहते हैं भाई इसकी तो 3 लोक से मथुरा न्यारी है, अर्थात सबसे भिन्न विचार, वो एक अलग रूप में ही कार्य करता है। अपन ये सोचते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, नई चीज घर में आ रही है, चलो फायदे ही हैं, लेकिन कुछ हमारे विशेष बुद्धिजीवी होते हैं, उन्हें ये चीज मतलब स्वाभाविक सी लगती है, नहीं ये इसकी आवश्यकता कहाँ है भाई, कोई आवश्यकता नहीं है, ये भिन्न विचार होता है। अगला देखिए पॉइंट आता है आपका कि तन पर नहीं लता, क्या कहा, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता। तो ये होता है दोस्तों अभावग्रस्त होने पर भी ठाठ से रहना। बहुत प्यारा पॉइंट है कि तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, अभावग्रस्त होने पर भी ठाठ से रहना। ऐसे कई कैंडिडेट हैं दोस्तों जो जिनके पास काम नहीं है टक्के का भी, लेकिन वो ऐसे प्रतीत कराते हैं क्या उसके पास एक क्षण का भी समय नहीं है। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो दिखावे में विश्वास रखते हैं दोस्तों, तब कहते हैं तन पर नहीं लता, लता बोले तो बेल ली, जब बेल ही नहीं है तो पान किस बात का खाओगे आप, लेकिन नहीं, अभावग्रस्त वस्तु है ही नहीं उसके पास, लेकिन फिर भी वो एकदम ठाठ से रहता है। क्या रहता है, ठाठ से, कि बंदा तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही मौज करेगा, चाहे उसके पास कुछ वस्तु हो चाहे ना हो, भले ही वो उस अभाव में जीता हो, लेकिन रहने का स्टाइल बड़ा ठाठ से है। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, किसी ने पूछा भाई क्या बनाया घर में आज, कि साहब आज तो मौसम अच्छा था, काजू करी की सब्जी बनाई है, अरे यार तो थोड़ी हमें भी डाल देते, अरे करे क्या यार, इतनी टेस्टी थी कि हमने तो भगोले को भी चाट लिया है। तो ये देखो, जबकि अंदर कोई काजू करी की सब्जी नहीं बनी थी, अभाव है, कहां से काजू लाएगा भाई, लेकिन जीने का स्टाइल देखो। अगला देखिए, अगला पॉइंट बहुत शानदार है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि तू डाल डाल में पात पात, क्या कहा, तू डाल डाल में पात पात। देखिए दोस्तों, एक दूसरे से अधिक चालाक होना, कहते हैं कि वो चालाक है, अरे चालाक तो उससे भी ज्यादा वो है। राम सोच रहा है कि मुझे सब पता है, और श्याम कहता है कि अरे तुझे जितना पता है उससे भी अधिक मुझे पता है, क्योंकि तू डाल डाल घूमता है और मैं पात पात। डाल बोले तो केवल शाखा, और पात बोले तो पत्ता। जितना तू शाखों पे घूमता है, लेकिन मैं पूरे एक एक पत्ते के ऊपर चल रहा हूं, अर्थात जितना तुझे बोध है उससे कहीं अधिक मुझे बोध है। कई बार अपन देखते हैं कि वो कहता है फलानी जगह ये चीज हुई है, क्या फलानी जगह ये चीज हुई है, कोई बात नहीं हुई है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी पूर्णता उसको पता नहीं आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होगा, वो केवल अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। लेकिन सामने वाले तो तुमसे भी होशियार है, उसने हाथों हाथ बता दे इसके बाद ये होगा देख लेना, क्योंकि तू डाल डाल घूम रहा और मैं पात पात। आगे देखिए दोस्तों, ये भी पॉइंट अच्छा है कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी शोर, यानी कि अपने सामर्थ्य के अनुसार ही वह करना चाहिए। ये दोस्तों बहुत ही सटीक है और बहुत ही सही रूप से बताया गया है कि तेते पांव पसारिए जेते लंबी शोर, यानी कि अपन ये इस भाषा में कह सकते हैं कि जितनी चद्दर है उतने ही पांवों को बढ़ाना चाहिए, अन्यथा दोस्तों आपको ठंड का एहसास होगा। कई बार देखते हैं दोस्तों, मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बात वास्तविक है, यथार्थ है। कई लोग होते हैं जो दिखावे के कारण लोन ले लेते हैं, भले उसके बाद में उन्हें लोन की किस्तें चुकाने में मौत आती है। कई बार तो स्थिति ये हो जाती है दोस्तों कि उन्हें अपने लोन न चुकाने का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तब लोग इसी बात को कहते हैं कि तेते पांव पसारिए जेते लंबी शोर, क्योंकि दोस्तों
फालतू का जो व्यय कर रहे हो वो सही नहीं है। आज के समय में हमने देखा है कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नाम का कोई चीज नहीं है। अगर रोजगार है भी तो वो 10, 15, 20 हजार रुपये कमा रहे हैं। दोस्तों, एक 10, 15 हजार रुपये में घर खर्चा तक नहीं चलता है तो आप अपने शौक को कैसे पूरा करोगे? अगर शौक को पूरा करोगे तो दोस्तों आपको कुछ ना कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा जो कि सही नहीं होगा। तो आधारभूत सुख सुविधाएं एक चीज ऐसी होती है जैसे कि वर्तमान समय में फोन आईफोन होना चाहिए। अरे यार, तेरे पास आईफोन का कोई मतलब भी नहीं, लेकिन नहीं, फोन तो आईफोन होना चाहिए। चलाने के लिए स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, क्या चलाने के लिए स्पोर्ट्स बाइक खरीद तो लोगे, लेकिन उसमें प्रतिदिन फ्यूल भी तो डलवाना पड़ेगा, ये बताओ। तो देखिए दोस्तों, फिर अगर वो किस्तों में इंस्टॉलमेंट में अपने बाइक खरीदिए, महीने महीने हर इंस्टॉलमेंट आती है, और फिर जब इंस्टॉलमेंट आनी बंद हो जाए तो दोस्तों तब क्या होगा, मैं वही कह रहा हूं। मैं तब ऐसी स्थिति के अंदर लोग यही कहेंगे कि तेते पांव पसारिए जेते लंबी क्षो। तो दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं। अगला पॉइंट आता है अपन का, थोथा चना बाजे गणा। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये कि थोथा चना बाजे गणा, अर्थात अल्पज्ञ या गुणहीन बढ़ चढ़कर बातें करता है। अल्पज्ञ का अर्थ होता है अल्प धनज्ञ, यानी कि थोड़े ज्ञान वाला। क्या कहा? थोड़े ज्ञान वाला। तो अल्पज्ञ या गुणहीन क्या करता है? वही बढ़ चढ़कर बातें करता है। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जितने आप होशियार हैं सामने वाला भी आपसे ज्यादा होशियार है, ये ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि आप जो डींगे हाँक रहे हो, आपकी डींगे वो पकड़ लेता है, तब उसके मुंह से ये निकलेगा थोथा चना बाजे गणा। कई बार अपन देख के कह देते हैं, अरे यार गाड़ी का क्या अपने पास 2 गाड़ियां पड़ी है, जब चाहो तब जब एक दिन बंदे से मांग ले या तेरी कार तो दे दे। अरे यार वो कार तो सर्विस पे गई हुई है, बस शाम तक आ जाएगी। कोई बात नहीं, शाम को ही चाहिए, मैं तू बता दे कार सर्विस से, मैं कह देता हूँ मेरा दोस्त है वहां पर, वो हाथों हाथ तैयार कर देगा। अब देखो, अब वो अंदर ही अंदर यूं पसीज रहा है कि यार अब करे तो करे क्या, हमने बोल तो दिया था, अब क्या करें। तो ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखिए कि आपको इतनी फैकोलॉजी मारने की आवश्यकता नहीं थी। यही फैकोलॉजी अब आपके लिए एक शिद्दत का रोल निभाएगी। उस समय सामने वाला कह देता है, छोड़ यार थोथा चना बाजे गणा। देखिए, थोड़ी पूजा, थोड़ी पूंजी घनी को खाए। थोड़ी पूंजी है ये, थोड़ी पूंजी धनी को खाए। ये बात बिल्कुल फैक्ट बात है दोस्तों, क्योंकि अपर्याप्त पूंजी से व्यापार में घाटा ही होता है। कोई भी कार्य शुरू करते चलिए, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ ताकि आपको आराम से नजर आ सके। हमेशा ध्यान रखो दोस्तों कि व्यापार के अंदर जब तक पूंजी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है तब तक वो व्यापार करने का मजा नहीं आता है। जैसे कि दोस्तों सपोज कीजिए कि मैंने हार्डवेयर की दुकान खोली है। हार्डवेयर के अंदर देखिए कीले, मेके, पलेके, ये प्लाईवुड, शीट, फेविकोल एक्सेट्रा वस्तुएं होती हैं। अब देखो दोस्तों, हमने क्या किया कि सोचा क्या चलो दुकान डाल देते हैं यार, चल जाएगी तो और सामान डालते रहेंगे जैसे आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों मैंने जस्ट थोड़ी सी पूंजी की बात की है। जैसे कि फेविकोल के डब्बे गिनती के 4 है। अब कोई बंदा है भाई साहब 10 फेविकोल के डब्बे दे दो, यार मेरे पास तो 4 ही है, चल 4 मुंह से ले, 6 आगे से ले। अरे यार लूंगा तो एक साथ ही लूंगा यार, पहले यहाँ लूं फिर वहां लूं, इससे अच्छा वही लूंगा, क्योंकि पूंजी उसके पास है ही नहीं इतनी ज्यादा। तो थोड़ी पूंजी हमेशा क्या करता है, व्यापार को घाटे में चलाए। अब जैसे कि पूंजी अपने पास अच्छी खासी है और हमने धमाकेदार एंट्री की है। फेविकॉल कितना चाहिए बोल, 100 किलो ले जा, कितना चाहिए 500 किलो ले जा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सामान है। जब पर्याप्त मात्रा में सामान नहीं होता है, वो सामान खरीदने के लिए आता जरूर है, लेकिन जब उसको एक वस्तु मिलती है 4 वस्तु नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति वो एक वस्तु लेने से भी कतराएगा। दूसरी बात कि फॉर फ्यूचर अगर उसको कुछ लेना भी होगा तो वो कहेगा या जाने से क्या मतलब, उसके पास पूरा सामान तो है नहीं। जब पर्याप्त सामान नहीं होगा तो अपन को वैसे ही दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इससे अच्छा अपन पहले से ही दूसरी जगह से ही ले लेते हैं। तब कहते हैं थोड़ी पूंजी धनी को खाए। दबी बिल्ली चूहों से भी
कान कटवाती है, अर्थात किसी से दबा हुआ आदमी अपने से कमजोर लोगों को भी के भी वश में हो जाता है। ये दोस्तों बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात है कि दबी बिल्ली चूहों से भी अपने कान कटवाती है, क्योंकि किसी से दबा हुआ आदमी अपने से कमजोर लोगों की हमेशा क्या रहता है दोस्तों, वश में रहता है। क्या रहता है? वश में रहता है। अब देखिए दोस्तों कैसे, बता देता हूं मैं आपको। तो जैसे दोस्तों हमने कहा कि जब अपन किसी के पास काम करते हैं दोस्तों, काम की हमें वाकई आवश्यकता है, क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में रोजगार प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जब हम किसी के यहाँ रोजगार के लिए जाते हैं, सामने वाले को पता चल जाता है कि इसको रोजगार की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, ये ध्यान रखना, रोजगार की क्या बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वो क्या करेगा, आपको चला के कम दाम देगा। भाई अगर तुझे नौकरी करनी है तो मेरे पास इतनी पेमेंट है, इतने पेमेंट में अगर तू नौकरी कर सकता तो कर, नहीं तो ठीक जगह किसी दूसरे को ले लूंगा। और दोस्तों मजबूरी में हम क्या करते हैं कि उससे दबने का प्रयास करते, चलो भाई साहब करना तो पड़ेगा, आप करेगा, रोजगार नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस व्यक्ति को, उससे भी कमजोर वाला भी व्यक्ति होता है ना, वो भी क्या करेगा, उसको अपने वश में रखेगा, उसको दबाने का प्रयास करेगा, क्योंकि पता है छोड़ के जाने वाला है नहीं। तो भाई साहब काम करो, दिल खोल के करो, दब से किसी से काम नहीं है। जितना दबोगे ये दुनिया तुम्हें और ज्यादा दबाने का प्रयास करेगी। तो दोस्तों आत्मसम्मान को खोके आपको ना कार्य नहीं करना है, क्योंकि आत्मसम्मान हम अपनी खुददारी को बेचकर अगर कोई कार्य करते हैं दोस्तों तो नेचुरल बात है उसमें हम क्या करते हैं, हर किसी से दबने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। बहुत ही बढ़िया पॉइंट कहा है। क्या कहा है? दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते, यानी कि मुफ्त की वस्तु के गुण अवगुण नहीं देखे जाते। जो फुकट की चीज मिलती है फ्री की, तो फ्री की वस्तु के अंदर हमें कमियां निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। देखिए दोस्तों कई बार स्थितियां ये होती है कि हमें जो भी कुछ उपहार स्वरूप मिलता है, गिफ्ट जिसे मिलता है, वो हमेशा अच्छा कह के उसे स्वीकार कर दो। उसके अवगुणों के बारे में आपको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपने कोई पैसे खर्च नहीं किए, ये ध्यान रखना। क्या कहा मैंने? उसके लिए आपने कोई पैसे खर्च नहीं किए, ये वस्तु तो आपको क्या मिली है, निःशुल्क मिली है, जिसका कोई मूल्य आपने चुकाया नहीं है। तब कहते हैं कि कोई दान की जो बछिया है उसके दांत नहीं गिने जाते। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपन अपनी अगली स्लाइड की ओर। ये लीजिए अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है, और ये स्लाइड है दोस्तों, ये भी कड़ी बहुत ही प्यारी है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। हमारा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि दलाल का दीवाला क्या, दलाल का दीवाला क्या, मस्जिद का ताला क्या। ध्यान रखिए दोस्तों, जिसकी क्षति का भय नहीं तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। सीधी सी बात है। दलाल का दिवाला क्या और मस्जिद का ताला क्या। भाई जब कोई चीज अंदर है ही नहीं तो उस कमरे का ताला लगाने से कोई मतलब नहीं है। क्या भाई कमरे का ताला लगा दो, अरे यार कमरे का ताला लगा के करूंगा क्या। कोई चोर आए तो दीवारों से भले ही सिर टकराए, क्योंकि उसका वास्तविकता से कोई मतलब अंदर कुछ है ही नहीं। भाई अंदर कुछ सोना गहना, कुछ कैश वगैरह, कुछ बर्तन बांधे शॉप पे कोई कुछ हो तो ये डर लगा रहता है कि अगर कोई चोर आ गया तो चोरी करके सामान ले जाएगा। जब दलाल का दिवाला ही निकल गया है
तो भला उससे कौन क्या मांगने वाला, ये बताओ। जैसे कि आपको पता हो कि अपने यहाँ बैंक के अंदर एक सिस्टम होता है, जब आप लोन लेते हैं उसमें आपको किसी ना किसी वस्तु को रखना पड़ता है। जैसे सपोज आपने अपना मकान गिरवी पे रख दिया, कागज रख दिए कि भाई ये मकान के कागज है, आप रख लीजिए और मुझे लोन दे दीजिए। और जब लोन की किस्तें समय समय पर चलती रहती, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम लोन भरने में असक्षम हो जाते हैं, हम लोन नहीं भर सकते, तो ऐसी स्थिति में देखो दोस्तों क्या होता है कि आपको या तो मकान सेल आउट करना पड़ेगा, और अगर बैंक उस पर कुर्की लगा देती है तो बैंक बाकायदा एक स्टेटमेंट निकालते एक बार में कि फलान चंद बिगड़ चंद जिसकी प्रॉपर्टी ये है जो यहाँ पर आई हुई है, उसको बैंक दिवालिया घोषित करती है। अब जब दिवालिया घोषित कर दिया है तब तो हमारे पास प्रमाणित हो गया, हम तो दिवालिया हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है, जो है तुम ले लो और फ्री हो जाओ। तो दोस्तों दलाल का दिवाला क्या और मस्जिद का ताला क्या, जिसकी क्षति का ही भय नहीं है, जिसका नुकसान नहीं है। अब वो मकान जिस पे हमने लोन लिया वो मकान अपना है ही नहीं, भले नीलाम होना, अपने क्या करना, अपना थोड़ी ना है। तो ऐसी स्थिति होती है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या आता है हमारा। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि दुधारू गाय की लात भी सही जाती है। पॉइंट क्या कहा, दुधारू गाय की लात भी सही जाती है, क्योंकि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है दूधारू, दूध धार वाली, ठीक है ना। जो गाय होती है जो दूध देती है तो बेटा उसकी लात भी हमको सहनी पड़ती है, यानी कि लाभकारी व्यक्ति से थोड़ा बहुत नुकसान भी सहन करना पड़ता है। क्या कहा हमने कि दुधारू गाय की लात भी सही जाता है, लाभकारी व्यक्ति से अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए तो उसको सहन करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है इस व्यक्ति से हमें क्या है, लाभ मिल रहा है। और लाभ मिल रहा है तो थोड़ा बहुत कभी 5, 10, 20, 50 का खर्चा भी करना पड़ जाए तो वो पीछे नहीं हटता, क्योंकि हमें पता है कि इससे 50 रुपए के चक्कर में हमें जो लाभ मिल रहा है वो कहीं हाथ से निकल ना जाए। तभी तो देखिए दोस्तों रमेश अपनी कंपनी में बहुत खुश है और वो समय समय पर अपने कलीगों के साथ कुछ पार्टी वार्टी कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है। तो दोस्तों यही होता है। अगला जो पॉइंट आ रहा है दोस्तों हमारे बीच, बहुत ही तगड़ा पॉइंट कहूंगा मैं, बहुत ही शानदार कहूंगा, यह है कि दूध का जला, क्या कहा मैंने, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। क्या कहा, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि दोस्तों एक बार धोखा खाया व्यक्ति दोबारा सावधानी बरतता है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या कहा हमने कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना अगर कोई व्यक्ति एक बार धोखा खा जाता है तो वो दोबारी जो भी कार्य करता है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक कर सकता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसी स्थिति होती है, जैसे कि अपन कोई वस्तु खरीद लेते हैं, हम विश्वास में रह जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, और वही विश्वास क्या हो जाता है, धोखा हो जाता है उसके साथ। तो नेक्स्ट टाइम वो वस्तु खरीदने से पहले हर व्यक्ति से पूछताछ करेगा, हर व्यक्ति से इसके लिए जानकारी लेगा, फिर उस वस्तु को खरीदने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो इससे पहले धोखा खा चुका है। इसलिए कहते हैं दोस्तों दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक दोस्तों मैं उदाहरण आपके सामने और रख देता हूं, जैसे कि दोस्तों किसी कार्य के दौरान आपको उसमें धोखा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम उस कार्य के प्रति जब भी आप अग्रसित होंगे तो पहले आप सोच समझकर अपना कदम उठाओगे, क्योंकि आप पहले भी इससे क्या हो चुका है, धोखा खा चुके हैं। जब किसी व्यक्ति को पैसे दिए, हम उस व्यक्ति से पैसे कैसे निकाले, हालांकि पैसे दिए तो दिए, लेकिन कैसे निकाले ये हमारा हृदय जानता है। दोबारा जब वो व्यक्ति तुमसे पैसे मांगने आता है तो देखो आप कितना प्रेम से उसे मना करते हो, क्योंकि आप उससे पहले धोखा पहले खा चुके हो। हमें पता है कि भाई इसको पैसे देना, इसका मतलब क्या है
इसको पैसे देना अर्थात अपने पैसों के लिए भिखारी बनना जैसा है। इसलिए कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अगला देखो, अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। ये भी बहुत तगड़ा पॉइंट है दोस्तों कि दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, अर्थात सुविधाग्रस्त व्यक्ति की दोनों कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। देखिए दोस्तों, इसको अपन और भी कह सकते हैं कि दो नाव में सवार होना। तो दो नाव में अगर आप सवार होगे तो आपको सफलता किसी में भी नहीं मिलेगी। दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, अर्थात सुविधाग्रस्त व्यक्ति के दोनों कार्य में सफलता नहीं मिलती। सुविधाग्रस्त, जो व्यक्ति सुविधाग्रस्त होता है उसको दोनों कार्यों में कभी लाभ नहीं मिलता। मोहन ने सोचा कि क्यों ना मैं ये दुकान भी चला लूं और इस ऑफिस का भी संचालन कर लूं, थोड़ी देर यहाँ बैठूंगा, थोड़ी देर वहां बैठूंगा और मेरे दोनों ही चल पाएंगे, लेकिन मैं किसी व्यक्ति को रखूंगा नहीं दुकान पे। अरे भाई, जब तुम्हारा दुकान पे ज्यादा काम होता है तो ऑफिस को आपको बंद करना पड़ेगा, और ऑफिस में अगर ज्यादा काम हो तो दुकान को आपको बंद करना पड़ेगा। दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं। और गजब की बात, दुकान और ऑफिस के बीच में 5 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 5 किलोमीटर बोले कम से कम उसको 10 से 15 मिनट आने जाना लगता है, तब तक कोई ग्राहक आपसे जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, भले ही आपके पास पैसा हो। लेकिन दुकानदारी और ऑफिस दोनों एक अलग अलग कार्य है जो दोनों एक साथ किसी भी हाल में संभव नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति को ही कहते हैं दुविधा में पड़ गया, क्या करूं क्या ना करूं। तो दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। अगला देखो दोस्तों, अगला आता है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। क्या कहा मैंने? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, जिसका अर्थ होता है दोस्तों दो भिन्न पक्षों से जुड़ा रहने वाला कहीं का नहीं रहता। क्या कहा? दो भिन्न पक्षों से जुड़ा रहने वाला कहीं का नहीं रहता। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। देखिए दोस्तों, इसका भी बड़ा शानदार है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन को मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, और अच्छा मिलने की उम्मीद से हमें किसी ने दिल्ली का खास बता दिया और हमें अपने पास बुला दिया। वहां जाने के बाद पता चला कि यार इसके पास तो कुछ काम ही नहीं है, ये तो कह रहा है जब काम आएगा तब हम देंगे। अब वो भी नौकरी गई और ये नौकरी मिली नहीं। तब का धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि श्याम अपने ऑफिस में कार्य कर रहा था, बहुत ही अच्छा व्यवहार था श्याम का, और श्याम को सैलरी भी अच्छी मिल रही थी। श्याम भी खुश था कि चलो कोई बात नहीं, अपने जैसा कार्य है उसके अकॉर्डिंग अपन को अच्छा पैसा मिल रहा है। लेकिन इसी श्याम का एक दोस्त है जो विलायत में रहता है, और उसने आके कहा यार श्याम क्या कर रहा है यहाँ आपको कितना मिल रहा है? 40,000, 50,000, 60,000, तुम मेरे साथ चलो। वहां तुझे तो सैलरी होगी 1.5 लाख रुपए, महीने की 1.5 लाख, यानी कि साल के होंगे 18 लाख रुपए। और हम उसकी बात में आ गए, अरे वाह यार 18 लाख, 2 साल रहेंगे 36 लाख, 3 साल रहेंगे 54 लाख, अरे वाह क्या बात है। लेकिन जब वो वहां से नौकरी छोड़कर वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि यार यहाँ पर जो काम है वो एक निम्न कोटि का काम है और पैसा भी नहीं है। जितना पैसा वहां एकदम अच्छी स्टेटस के साथ मेंटेन करके कर देते, ना ही वो स्टेटस है ना ही वो क्या मेंटेन है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो तब कहते अब देखो वो तो नौकरी हमने छोड़ दी, छोड़ के क्या हुआ, हम चले गए, और ये जो नौकरी हमने प्राप्त की है वो हमारे योग्य है नहीं। तब ऐसी स्थिति में कहा जाता है दोस्तों कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो दोस्तों ऐसी स्थिति के लिए हमें इसको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों फटाफट इसको उतारिए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन सभी लोकोक्तियों के अंतर्गत किस प्रकार से प्रभाव आया है और इसका जो आंसर देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये धोबी का कुत्ता, एक दूध का जला, दुधारू गाय, ये जो तीनों आपके सामने जो लोकोक्तियां हैं, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार आ चुकी है। और दोस्तों इन तीनों का अगर आप बोध करें, ध्यान रखें, मैं वापस कह रहा हूं, तीनों का अगर हम बोध करें तो हमें सीधा सा इसका आंसर मिलता है दुधारू गाय, दूसरा दूध का जला और तीसरा धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। लास्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हम आपसे मुलाकात करेंगे। इसी के तहत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।